Assalamu alaikum students, this is Muhammad Iqbal Bhava here, your course facilitator for the FAR1 paper and the MFA from Tamadis. आपके एग्जाम में अब सिर्फ 10 से 15 दिन रह गए हैं सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए और हम सब तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम के अंदर पिछले 5 पेपर के अंदर ईपीएस और रेशो दोनों का सवाल जो है वो एग्जामिनर रेगुलरली टेस्ट करता है और एक अटेम्प्ट हमारे पास ऐसी भी गई थी बाय द नेम ऑफ प्रेशर पूल लिमिटेड जिसके अंदर ईपीएस और रेशो एक ही सवाल के अंदर एग्जामिनर ने टेस्ट किए थे। इसी तरह का एक सवाल आज की तारीख में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बाय द नेम ऑफ 10 कंपनी, जिसके अंदर आपके रेशो के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे होंगे और आपके ईपीएस के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे होंगे। सवाल बहुत आसान है, देखने में मुश्किल है, लेकिन अगर इस तरह का सवाल आ गया तो हमने किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना है, आइए आज की तारीख में इस सवाल को हम देखते हैं। 10 कंपनी, सबसे पहले तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है कि आपने टर्म कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। दूसरी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर अज्यूम द इक्विटी फाइनेंस इज यूज्ड, अगर इक्विटी फाइनेंस इस्तेमाल हो रहा है, पहले तो मुझे इसका कलर चेंज करने दें जी, अगर इक्विटी फाइनेंस इस्तेमाल हो रहा है तो आपने रिवाइज अर्निंग पर शेयर भी निकालना है। कैलकुलेट द रिवाइज अर्निंग पर शेयर आफ्टर द बिजनेस एक्सपेंशन। ठीक है, assume the debt finance is used, calculate the revised earning per share after the business expansion। यानी कि एग्जामिनर आपसे assumption लेवा रहा है कि अगर इक्विटी फाइनेंस इस्तेमाल होगा तो आपने रिवाइज्ड ईपीएस निकाले और अगर डेट फाइनेंस इस्तेमाल होगा तो रिवाइज ईपीएस निकाले। अच्छा, उसके बाद जो ये रिक्वायरमेंट इसको आप स्किप कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये रिक्वायरमेंट के अंदर आपको पीई रेशो इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये रिक्वायरमेंट करवा दूंगा, लेकिन इस वाली रिक्वायरमेंट का आपके कोर्स FAR1 से कोई लिंक्ड नहीं है। ऑल दो MFA के बच्चों के लिए ये रिक्वायरमेंट भी लिंक्ड है। ये सवाल की रिक्वायरमेंट मैं करा तो ज़रूर दूंगा, लेकिन इस सवाल की रिक्वायरमेंट में आपने फंसना नहीं है क्योंकि पीई रेशो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो पांचवी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यूज़ द कैलकुलेशन टू इवेल्युएट वेदर इक्विटी और द डेट फाइनेंस शुड बी यूज फॉर द प्लान बिजनेस एक्सपेंशन। यानी कि एग्जामिनर आपको दो चॉइस पे कैलकुलेट करवा रहा है और फिर उसी दो चॉइस पे जो आपने कैलकुलेट करी होगी उस पर ये डिसीजन दिलवा रहा है कि आप बताएं कि इक्विटी फाइनेंस इस्तेमाल करना चाहिए या डेट फाइनेंस इस्तेमाल करना चाहिए। इस सवाल को पिक करने के दो रीज़न है। पहले रीज़न तो ये है कि ICAP बहुत कम ऐसा करता है कि इस तरह के फॉर्मेट आपको देकर ईपीएस कैलकुलेट करवाए। इस तरह का फॉर्मेट रेशो के अंदर इस्तेमाल होता है इन विच यू विल बी given a proper statement of profit and loss or the statement of financial position or both। लेकिन EPS के लेवल पे गिविंग अ प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वर्टिकली ऐसा देखने पे नहीं आता। यूजुअली पैराग्राफिकल फॉर्म के अंदर एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट के जरिए इंफॉर्मेशन देता है और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि उस इंफॉर्मेशन को आप एक्सट्रैक्ट करके ईपीएस कैलकुलेट करें। जैसा हमने चैट जीपीटी में देखा, पीस्ट्री में देखा, रे लिमिटेड में, अकार्डियन लिमिटेड में, ये तमाम सवालात पैराग्राफिकल फॉर्म में है। इस तरह के सवालात हमने एग्जाम में और वर्कशॉप के अंदर किए ज़रूर है, जिसके अंदर आपको एक पूरी स्टेटमेंट दे दी जाती है, लेकिन इस तरह के सवालात एग्जाम में हाल ही अटेम्प्ट के अंदर देखने में नहीं है। तो हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट में इस तरह का एक सवाल आ जाए और आप घबरा जाए कि सर ये वर्टिकल इन्फॉर्मेशन देकर हमें क्या बता रहा है। तो आपको सिर्फ कंफर्ट जोन में लाने के लिए मैंने ये सवाल पिक किया है। दूसरी बात, इस सवाल के अंदर जो दूसरी खूबसूरती है जिसकी वजह से मैंने इस सवाल को पिक किया है वो ये है कि एग्जामिनर जब रेशो एनालिसिस की बात करता है तो बहुत हालिया अटेम्प्ट के अंदर ये देखने में नहीं आया कि आपको दो डिसीजन में से एक डिसीजन देकर कंक्लूजन देना है। एग्जामिनर आपसे कमेंट्री करवाएगा, इंक्रीज डिक्रीज, इस साल को पिछले साल में, करंट ईयर को वर्टिकली आपको एनालाइज करवा देगा। ह्यूगो बॉस का सवाल हमने देखा, प्रेशर पूल लिमिटेड का हमने सवाल देखा जिसमें उसने मैनेजमेंट डिसीजन से आपको कमेंट्री करवाई। तो इस तरह के हमने सवाल देखे, वेल्स लिमिटेड देखा, कमल लिमिटेड देखा। लेकिन इस तरह का सवाल कि दो चॉइस में से एक चॉइस चूज करनी है, अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो हम अपना कंक्लूजन किस तरह ड्रॉ करेंगे वो भी हम इस सवाल के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हमने इस सवाल को पढ़ना है और रिक्वायरमेंट नंबर ए यानी कि टर्म निकालना है। 10 company is planning an expansion of its business operation which will increase the PBT and tax by 20%। एक बिजनेस एक्सपेंशन प्लान कर रहा है जिसमें इसकी फोरकास्ट ये है कि पीबीटी 20% से बढ़ जाएगा। द कंपनी इज कंसिडरिंग वेदर टू यूज इक्विटी और द डेट फाइनेंस टू रेज $2 billion बाय द बिजनेस एक्सपेंशन। $2 billion की इसको जरूरत है, समझ नहीं आ रहा डेट फाइनेंस इस्तेमाल करें या इक्विटी फाइनेंस इस्तेमाल करें। अच्छा, MFA के बच्चों के लिए मैं बता दूं कि ये लिंक करता है सोर्स ऑफ
फाइनेंस से चैप्टर से लिंक करता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि डेट और इक्विटी के दरमियान में एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है, एंड वी डिड डिस्कस अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू डेट फाइनेंस एंड रिलेटेड टू इक्विटी फाइनेंस। इसी तरह का एक प्रैक्टिकल सवाल है, इफ द इक्विटी फाइनेंस इज यूज्ड, अगर इक्विटी फाइनेंस इस्तेमाल होती है तो 145 का राइट इशू, यानी कि जिसके पास 5 है उसको एक राइट इशू ऑफर किया जाएगा टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ 20% डिस्काउंट टू द करंट एक्स डिव प्राइस ऑफ 5 पर शेयर। आपको 20% का डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा, जो प्राइस है यानी कि $5 की जो प्राइस है उसका 20% डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। याद रखिएगा, यानी कि 5 का जब मैं 20 निकालूंगा तो मेरे पास जो है वो 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो 1 का जो डिस्काउंट है 5 में से 1 माइनस करूंगा तो मैं $4 के ऊपर राइट इशू ऑफर करूंगा, $1 पे राइट इशू ऑफर नहीं करूंगा। 1 का डिस्काउंट है। अगर एग्जामिनर कहता कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 20% पे राइट इशू ऑफर किया जाएगा तो फिर मैं 1 लेता, लेकिन डिस्काउंट कह रहा है तो मैं 5 में से 1 माइनस करके 4 पे ऑफर करूंगा। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर, नॉमिनल वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू, पार वैल्यू, वो हमारे पास $1 पर शेयर है। ठीक है, ये होगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अगर डेट फाइनेंस इस्तेमाल हुआ तो कंपनी क्या करेगी कि 20,000 के लोन नोट्स इशू करेगी। सर ये 20,000 क्या है? जरा वीडियो को पॉज करें और सोचें ये नंबर है, अमाउंट है, क्या है? मैंने आपको बताया था इसका पिक करने का आसान तरीका क्या होता है कि या तो अगर आगे कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई तो ये नंबर है, और यूजुअली नंबर डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हुआ होता है। जैसे ये बता रहा है कि 20,000 8% लोन नोट, तो ये 20,000 नंबर ही है, यानी कि 20,000 लोन नोट्स है, नंबर ऑफ लोन नोट्स है। उसके बाद विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ $100 पर लोन नोट। $100 क्या है सर? सर ये पार वैल्यू है। सर ये 8% क्या है? ये कूपन रेट है। 20,000 क्या है? ये नंबर है। यानी कि मैं 20,000 को मल्टीप्लाई जब कर दूंगा पार वैल्यू से तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी लोन नोट की। अच्छा जी, टेक्निकली देखिए तो कंपनी को $2 बिलियन की जरूरत है। अच्छा, अब थोड़ा सा डिकोड करते हैं। अगर कंपनी पहले में जाती है, इक्विटी फाइनेंस में जाती है, और जिसके पास 5 है उसको एक राइट देती है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग कितने, उसकी बेसिस पे ही राइट कैलकुलेट होगा। तो हम थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब देखें तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गिवन है उसके अंदर हमें पीबीटी गिवन है, हमें इंटरेस्ट गिवन है, हमें टैक्सेशन गिवन है, हमें पैट गिवन है। इसी तरीके से हमें शेयर कैपिटल गिवन है, हमें रिटेन अर्निंग गिवन है, हमें लोन नोट्स गिवन है 7% पे, और हमें टोटल इक्विटी लाइबिलिटी गिवन है। ठीक है, थोड़ा सा डिकोड करते हैं। एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर्स कंपनी के कितने हैं? 2500। ये 2500 फॉर श्योर हमारे पास शेयर कैपिटल है, रुपीज है, अमाउंट में है। तो अगर मैं इसको 2500 को डिवाइड कर दूं 1 से, जो कि मेरी ऑर्डिनरी पार वैल्यू है, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 2500। इसी की बेस के ऊपर मैं क्या करूंगा? राइट दूंगा। तो जिसके पास 5 है उसको 1 मिले, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय अगर मैं 5 करूं और कैलकुलेटर इस्तेमाल करूं, डिवाइडेड बाई 5 करूं अगर मैं, तो मेरे पास 500 शेयर्स आ जाएंगे। ये 500 शेयर्स क्या है सर? ये 500 शेयर्स मेरे राइट शेयर्स है जो कि मैं ऑफर करूंगा। अच्छा, कितने में ऑफर करूंगा? $4 पे करूंगा, क्योंकि $5 पे 20% का डिस्काउंट है। अगर मैं इसको $4 पे ऑफर करता हूं तो मेरे पास सर 2000 आ जाएगा। यानी कि 3 zeros अगर मैं इग्नोर कर दूं, जो कि कर रहा हूं, तो $2 बिलियन। तो एज इट इज मेरी रिक्वायरमेंट जो ये $2 बिलियन की है, ये वाली रिक्वायरमेंट ये पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा डिकोड कर रहे हैं, रिवर्स वर्किंग करके देख रहे हैं कि आया जो स्ट्रक्चर कंपनी इस्तेमाल कर रही है उससे मेरा ऑब्जेक्टिव $2 बिलियन अचीव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो बिल्कुल हो रहा है सर, $2000 अचीव हो जाएंगे। और दूसरा, अगर डेट फाइनेंस इस्तेमाल करते हैं तो 20,000 के कंपनी क्या इशू कर देगी? लोन नोट्स इशू कर देगी, $100 ईच। तो इस तरीके से भी आपकी जो है वो लोन नोट्स यानी कि आपके जो है वो $2 बिलियन अचीव हो जाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। करंट पीई रेशो कंपनी का कितना है भाई? 12.5। टैक्सेशन है 22% करंट। अच्छा, कंपनी अंडरटेक करती है द सेम बिजनेस एज टिन कंपनी। कंपनी जब जो कंपनीज जो टिन कंपनी का जो बिजनेस है, ऐसी सिमिलर कंपनीज का जो एवरेज डेट टू इक्विटी रेशो है, जो कि एग्जामिनर ने आपको निकालने का तरीका ही बताया कि बुक वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, वो 60.5 आ रहा है, और एवरेज इंटरेस्ट कवर 9 टाइम्स आ रहा है। सर इस इंफॉर्मेशन देने का मतलब, सर जी ये इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन। अगर
ये किसी खास कंपनी की इन्फॉर्मेशन देता तो मैं कहता कॉम्पिटिटर की इन्फॉर्मेशन है। ये इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो टाइनी कंपनी जो 10 कंपनी का बिजनेस है, वो दूसरी कंपनीज का जो एवरेज जो दूसरी कंपनीज है उनका जो एवरेज डेट टू इक्विटी रेशो है वो 60.5 है और इंटरेस्ट कवर 9 टाइम्स है। सर इस इन्फॉर्मेशन देने का मतलब भाईजान वो इसको कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, यानी कि पॉइंट नंबर 5 को रेशोज कैलकुलेट करवाना चाह रहा है आपसे। इसलिए यही सवाल है, डिकोड करते हैं इसको, डिकोड कर चुके हैं, सॉल्व करते हैं। आइए सर, सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्सट्राइट प्राइस निकालेंगे। निकालने का बहुत आसान तरीका, एमएफए के बच्चे देख रहे हो तो भी देख ले, क्योंकि एमएफए के बच्चों से आई कैप एक्सपेक्ट करता है कि उनके पास प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमने बहुत सारे सवाल के अंदर देखा कि उसने ईपीएस के जरिए डीपीएस कैलकुलेट करवाया, डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करवाया ईपीएस को देकर। उसने पी रेशो के जरिए भी वो घुमा फिरा के ईपीएस से फिर डीपीएस निकलवाया। तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि FR1 की नॉलेज बच्चा कैरी फॉरवर्ड कर रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि एमएफए का बच्चा FR1 खोल कर बैठ जाए, लेकिन थोड़े बहुत रेशो की, खास तौर पे इन्वेस्टर्स रेशो, जिसमें डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड, आपके पे आउट रेशोज, आपका जो है वो ये पी रेशो, ईपीएस, ये इन्वेस्टर्स रेशो के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। तो सर सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, थ्योरेटिकल एक्सट्राइट प्राइस। सबसे पहले टर्प निकालते हैं, बहुत आसान है। टर्प का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। हम यहाँ पे जो है वो राइट ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास व्हाट डू वी कॉल इज द अगेंस्ट आ जाएंगे। एक हमारे पास एक बिल्कुल ही आसान सा फॉर्मेट है। राइट आप कितने दे रहे हैं सर? आप राइट दे रहे हैं 1, अगेंस्ट कितना था सर? 5। 5 के अगेन में एक राइट मिलेगा, राइट की वैल्यू होगी 4, और जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे उनकी वैल्यू थी कितनी थी सर? 5 जी। 4:1 is 4, 5:5 is 25, 25 plus 4 is 29, 5 plus 1 is 6। ये हमें पता है सर। हमारा टर्म क्या आ जाएगा सर? 29 डिवाइडेड बाई 6, जो कि गालिबन आ गया 4.83। ठीक है जी, ये डॉलर में होता है, $4.83 पर शेयर। राइट इशू ऑफर होने के बाद आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी? इसको हम टर्प कहते हैं, थ्योरेटिकल एक्सट्राइट प्राइस। क्या सर मैं मैफ निकालूंगा? नहीं, मैफ नहीं निकालोगे, यानी कि बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं निकालोगे, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर ने आपको सिर्फ टर्प बोल के रोक दिया। ये हमारे पास 2 मार्क का सवाल था, बहुत आसानी से निकल सकता है। सवाल को देखकर इंसान घबरा सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ऐसी कुछ भी नहीं है जिससे आपसे टर्प ना निकल सके। ये हो गई पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट पे आते हैं। अगर इक्विटी फाइनेंस इस्तेमाल होता है तो रिवाइज अर्निंग पर शेयर निकालें आफ्टर द बिजनेस एक्सपेंशन। अब ये सवाल है, अगर आपका एक्सक्यूज मी क्लास, अगर आपका इक्विटी फाइनेंस इस्तेमाल होता है तो आपने रिवाइज्ड अर्निंग पर शेयर निकालना है, रिवाइज ईपीएस निकालना है। रिवाइज ईपीएस के लिए मुझे सबसे पहले रिवाइज पैट निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिवाइज पैट निकालूंगा तभी तो रिवाइज ईपीएस निकलेगा। और रिवाइज पैट के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज रिवाइज हो रही है आफ्टर द बिजनेस एक्सपेंशन। तो सबसे पहले से जो रिवाइज हो रहा है वो पैट ही हो रहा है, यानी कि पीबीआईटी हो रहा है। वो ये कह रहा है कि बिजनेस ऑपरेशन जब आप करोगे तो आपका जो पीबीटी है वो 20% से बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स बाय 20%। तो सर कुछ नहीं करेंगे, पीबीआईटी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवाइज्ड पीबीआईटी। रिवाइज पीबीआईटी कैसे निकलेगा सर? 1597 का 1.2 ले लूंगा, जब 1597 का 1.2 लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कोई 1916। ये रिवाइज निकल आया। क्या फाइनेंस कॉस्ट चेंज होगी? नहीं चेंज होगी, क्योंकि मैं अजम्पशन ये ले रहा हूँ कि मैं इक्विटी फाइनेंस पे जा रहा हूँ, इक्विटी फाइनेंस पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो सर अगर फाइनेंस कॉस्ट है वो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज इंटैक्ट रहेगी, विच इज 315। सर जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1601। सर ये क्या चीज है? दैट इज रिवाइज्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर अब टैक्स अप्लाई हो जाएगा। टैक्स मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 22%। सर 1601 का 22% कितना होता है आजकल?
352, तो 1601 minus 352, answer would be 1249. Sir, that is my revised PAT. ये मेरा रिवाइज पैट आ गया। अब मैं क्या करूंगा सर, मैं इसको ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए मुझे रिवाइज पैट चाहिए था, रिवाइज नंबर ऑफ शेयर्स भी चाहिए थे, यानी कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जो मेरे पास है। तो ईपीएस के फॉर्मूला के अंदर अगर मैं इसको प्लग इन करता हूं तो रिवाइज पैट आर डिवाइडेड बाई रिवाइज्ड WAOS, रिवाइज पैट मेरे पास आ गया 1249, जबकि रिवाइज WAOS कितना आएगा सर, ऑलरेडी मेरे पास 2500 नंबर ऑफ शेयर्स थे और राइट इशू मेरे पास ऐड हो गए 500, तो ये मेरे पास 3000 का नंबर ऑफ शेयर्स आ गया, इग्नोरिंग 3 zeros। जब मैं इसको 3000 से डिवाइड करूंगा तो 1249 डिवाइडेड बाई 3000, तो मेरे पास रिवाइज्ड ईपीएस आ गया $0.41, क्या आ रहा है सर, 0.416, 0.42 पर शेयर कर दें इसको। सर दैट इज माय रिवाइज पैट। अगर मैं इक्विटी फाइनेंस को इस्तेमाल करता हूं, अगर सर मैं डेट फाइनेंस को इस्तेमाल करता हूं, ये हमारी हो गई रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 3, अगर मैं डेट फाइनेंस इस्तेमाल करता हूं फिर क्या करूंगा सर, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिवाइज PBIT निकालेंगे जो कि सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों सूरतों में आपका 20% से ही बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, तो दैट इज 1916। हाँ सर, फाइनेंस कॉस्ट चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट आएगी, फाइनेंस कॉस्ट एग्जिस्टिंग तो आएगी आएगी, यानी कि 315 थी ना भाई, हाँ वो तो आएगी, लेकिन इसके अंदर ऐड हो जाएगी नई फाइनेंस कॉस्ट भी। और वो कितनी थी, वो थी सर हमारे पास 20,000 के लोन नोट आप दे रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 8%, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो ज़रा करें प्लीज़, 20,000 के लोन नोट 100 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गया 0.08, मैंने उस पर वो अप्लाई कर दिया इंटरेस्ट रेट, और 100 से जब मैंने इसको 1000 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 160। ठीक है सर, तो 315 और 160, ये हो गया 475, 1916, यह आ गया मेरे पास 1541 रिवाइज पिप्ट। इसके ऊपर सर टैक्सेशन अप्लाई करें 22% की, आंसर आ गया 339, 1541 माइनस 339, मेरा आंसर आ गया 1202। मेरा आंसर आपके पास आ जाएगा 12। सर आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत करी है, ओके चेक कर लेते। 1916 माइनस 475, सॉरी सर ये 1441 है, 1441 माइनस, अच्छा 1441 का फिर 22% लूँगा तो 317 आ रहा है गालिबन। ओके सर बिल्कुल 317 आ रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हुआ है, 317, और फिर उसके बाद 1441 माइनस 317, आंसर वुड बी 1124। ओके सर, ये मेरे पास आ गया रिवाइज पैट, बिल्कुल सही है रिवाइज पैट। क्या सर रिवाइज पैट के अंदर हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि राइट इशू तो ऑफर ही नहीं हुआ। तो अब मैं ईपीएस निकालने के लिए क्या करूंगा सर, आई विल बी टेकिंग 1124 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई 2500, यार आंसर वुड बी 0.45 पर शेयर। थोड़ा सा अगर डिकोड करें तो अगर डेट फाइनेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो 0.42, ठीक। अगर आप, अच्छा आपका करंट ईपीएस कितना है, सवाल के अंदर ये गिवन है, पहले तो ये बताएं आपका जो करंट ईपीएस है वो कितना है। करंट ईपीएस आपको गिवन है कि हाँ ये करंट ईपीएस भी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए निकाल लेते हैं। करंट ईपीएस में पैट कितना है सर हमारा, 1000 डिवाइडेड बाई 2500, तो करंट ईपीएस आपके पास आ गया 0.40 पर शेयर। इसका क्या मतलब हुआ सर, इक्विटी फाइनेंस इस्तेमाल करोगे
इक्विटी फाइनेंस इस्तेमाल करोगे तो करंट शेयर्स के मुकाबले में आपका जो शेयर है वो बढ़ जाएगा। डेट फाइनेंस इस्तेमाल करोगे तो इक्विटी फाइनेंस से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये बात भी दिमाग में रखनी है सर। ठीक है सर। अच्छा जी, फोर्थ पे आते हैं, अगर दोनों इस्तेमाल हुए, कैलकुलेट द रिवाइज शेयर प्राइस। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसने रिवाइज ईपीएस नहीं मांगा, उसने कहा शेयर प्राइस बताओ अंडर बोथ द फाइनेंसिंग मेथड आफ्टर द बिजनेस एक्सपेंशन। एक मार्क का सवाल है, इसके लिए आपको पी रेशो की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास जो पी रेशो का फॉर्मूला है वो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का है कि मार्केट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। हमें एग्जिस्टिंग पी रेशो गिवन है विच इज कितना है सर? 12.5, 12.5 जो है वो हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे सर? हम कुछ नहीं करेंगे, हम मेथड नंबर 1 के अंदर 12.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.42 में, और 2 के अंदर 12.5, 2 का मतलब यानी कि ये हो गया इक्विटी फाइनेंस अंडर बोथ द ऑप्शन का ना उसने, और दूसरा हो गया डेट फाइनेंस। तो इक्विटी फाइनेंस और डेट फाइनेंस दोनों को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? 12.5 मल्टीप्लाई बाई 0.45, 0.42, यानी कि मैंने इसको इस्तेमाल किया 12.5 और इसमें मैंने दो ऑप्शन निकाल लिए, एक में 0.42, 0.42 और 0.45, और जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास मार्केट शेयर प्राइस रिवाइज आ जाएगी ईपीएस के रिवीजन के बाद। तो सर यहां मेरा आंसर आ जाएगा 5.25 और यहां मेरा आंसर आ जाएगा 5.63। ये एक मार्क का सवाल था, लेकिन सिर्फ समझना है कि मार्केट शेयर प्राइस रिवाइज ईपीएस से कैसे निकलेगी, बस ये समझना है। ठीक है, ये FAR1 के लिए तो मैं नहीं समझता हूं, लेकिन MFA के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। FR1 के अंदर चूंकि पी रेशो का सवाल नहीं है, पी रेशो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रेशो नहीं है, तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट शायद ना पूछा जाए। लेकिन अगर कोई बच्चा पी रेशो को रिवाइज करके ये देखना चाहे तो बुरी चीज़ नहीं है। लास्ट वन इज जो हमारे पास था, और वो क्या था कि सर आपने क्या करना है? यूज कैलकुलेशन टू इवेल्युएट वेदर इक्विटी फाइनेंस और द डेट फाइनेंस शुड बी यूज फॉर प्लान बिजनेस एक्सपेंशन। सर इक्विटी करें कि डेट करें? अब इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने हेल्प लेनी है किससे? इंडस्ट्री के दो सेक्टर से। दो फार्मूला आपको गिवन है, एक इंटरेस्ट कवर का फार्मूला गिवन है और एक एवरेज टू यानी कि डेट टू इक्विटी रेशो का फार्मूला गिवन है। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? हम इंडस्ट्री के एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज क्या है? बल्कि एक काम करते हैं, मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन देता हूँ, कैलकुलेट करके आप बताएंगे, डिसीजन भी आप देंगे। कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख कर दें या मुझे बताएं कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या इस्तेमाल करेंगे? डेट टू इक्विटी रेशो इंडस्ट्री का। डेट टू इक्विटी रेशो इंडस्ट्री का निकालेंगे आप। इंडस्ट्री का मतलब इंडस्ट्री का तो गिवन है, अपना निकालेंगे डेट टू इक्विटी। सॉरी, इंडस्ट्री का तो आपको गिवन है ना, डेट टू इक्विटी रेशो 60.5 था आपका। डेट टू इक्विटी रेशो गिवन है 60.5। ठीक, अच्छा आपका इंटरेस्ट कवर भी गिवन है, मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दे रहा हूँ, निकालना आपने। इंटरेस्ट कवर आपका गिवन है बाय द 9 टाइम्स, ये रहा, ये भी आपका गिवन है 9 टाइम्स। ठीक है, ये इंडस्ट्री के आपको फॉर्मूलाज गिवन है। अब आपने क्या करना है? आपने कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो निकालना है। ठीक है, जिसको आप गियरिंग रेशो भी कह सकते हैं, गियरिंग रेशो के अंदर ही कवर होता है। और आपने इसी कंपनी का इंटरेस्ट कवर भी निकालना है। आपने डेट टू इक्विटी रेशो निकालना है और आपने इंटरेस्ट कवर भी निकालना है। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है? हमने इसको कंपेयर करना है, इसके साथ कंपेयर करेंगे हम, और कंपेयर करने के बाद हम अपना डिसीजन देंगे, डिसीजन रूल देंगे कि सर इक्विटी या डेट, इक्विटी फाइनेंस या डेट फाइनेंस। हम सिर्फ इंपैक्ट नहीं देखेंगे कि फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या आ रहा है, क्योंकि हमें दो ही रेशोज गिवन है, दो रेशोज हम कंपेयर करेंगे कि फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, और इस पर हम अपना डिसीजन देंगे। तो लाजमी इस सवाल को खुद करें, रेशो के सवाल को,
कमेंट बॉक्स में दें या मुझसे व्हाट्सअप करके पूछे, तो मैं आपको इसका सैम्पल आंसर दूंगा ताकि आपको और समझ में आए कि ये तरीके से क्या चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, इस सवाल के अंदर एक और सवाल भी शामिल है जो कि यहाँ पे नहीं आया, वो भी एमएफए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर एफआर1। एफआर1 के बच्चे यहाँ पे वीडियो पॉज करके चले जाए, लेकिन एमएफए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो ये है कि जो इसकी बी रिक्वायरमेंट है, इसकी बी रिक्वायरमेंट ये है कि आप ये बताएं कि अगर 10 कंपनी को इस्लामिक फाइनेंस इस्तेमाल करना है तो वो कौन से ऐसे दो इस्लामिक फाइनेंस को इस्तेमाल कर सकती है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल फाइनेंस। यानी कि अभी अगर आप टेक्निकली देखें तो यहाँ पे राइट इशू हो रहा है, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और यहाँ पे ये भाईजान लोन स्टॉक ऑफर कर रहा है। यहाँ पे राइट इशू है, यहाँ पे लोन स्टॉक है, ठीक है। ये इस्लामिक फाइनेंस नहीं है। इस्लामिक फाइनेंस के अंदर हमारे पास मुदारबा, मुशारका, मुराहबा, इजारा, 4 किस्म की फाइनेंसेस आपके कोर्स का पार्ट है। एग्जाम ने कभी भी इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस का फुल फ्लैट सवाल नहीं पूछा, ये मैं आपको पहले भी वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। इस तरह का कोई सवाल देकर आपसे सिनेरियो बेस्ड इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर सवाल आ सकता है कि राइट इशू या लोन स्टॉक का कोई अल्टरनेटिव इस्लामिक फाइनेंस बता जिसमें बच्चा फंस सकता है। तो हम क्या करेंगे सर, हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि इस्लामिक बोर्ड क्या हो सकते हैं टूवर्ड्स 10 कंपनी एज कंपेयर टू दी ऑल्टरनेटिव फाइनेंस। लेकिन आपने सिर्फ इन्हीं दो पे रहना है। तो आपके पास जो इस्लामिक फाइनेंस है सर, उसमें मुझे अगर $2 बिलियन उठाना है तो मैं क्या करूंगा। देखिए, कंपनी पहला काम तो क्या कर रही है, कंपनी जो पहला काम कर रही है वो राइट इशू ऑफर कर रही है। राइट इशू के अगेंस्ट के अंदर अगर हम टेक्निकली चेक करें तो इस्लामिक बोर्ड के अंदर राइट इशू के अंदर होता क्या है, पहले तो ये समझे। राइट इशू के अंदर होता ही है कि एक इन्वेस्टर होता है और कंपनी होती है, ठीक है। इन्वेस्टर आपको पैसा देता है यानी कि फाइनेंस देता है, और कंपनी क्या करती है, मैनेज करती है, ठीक है। क्या इन्वेस्टर कंपनी के डे टू डे मामला में बोल सकता है? नहीं बोल सकता। क्या कंपनी इन्वेस्टर के पैसों का गलत इस्तेमाल करेगी? नहीं करेगी। क्या कंपनी इन्वेस्टर को पता होगा कि मेरा पैसा कौन से बिजनेस एक्सपेंशन में इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, बिल्कुल पता होगा। तो हमें ऐसा इस्लामिक फाइनेंस ढूंढना है जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो इट कैन नॉट बी मुशारका, मुशारका नहीं हो सकता, क्योंकि मुशारका एक काइंड ऑफ अ जॉइंट वेंचर है जिसके अंदर दोनों पार्टीज पैसा मिलाती है। जबकि राइट इशू के अंदर हमें तो राइट इशू के अगेंस्ट में सोचना है ना। राइट इशू के अंदर खाली एक कंपनी पैसा दे रही है जो कि इन्वेस्टर है। कंपनी अपना पैसा तो नहीं डाल रही ना, मतलब कंपनी तो पैसा नहीं दे रही। राइट इशू हम $2 बिलियन पूरा का पूरा किससे उठा रहे हैं? इन्वेस्टर से उठा रहे हैं। $2 बिलियन में से कोई भी कंपनी पैसा अपने पास से नहीं उठा रही। मुशारका के अंदर दोनों पार्टीज पैसा मिलाती है। पहली बात तो ये जॉइंट वेंचर होता है, तो यहाँ जॉइंट मुशारका अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही पार्टी यानी कि इन्वेस्टर पैसा दे रहा है और कंपनी जो है वो मैनेज करने के लिए तैयार है। अच्छा, मुराहबा भी नहीं हो सकता, ये मुराहबा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुराहबा जो है वो सेल एंड बाई ट्रांजेक्शन की होती है। सेल ट्रांजेक्शन है, मतलब आपको कोई ना कोई चीज़ बेचनी है, खरीदनी है। तो यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा कि मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, कोई चीज़ खरीद रहा हूँ। यहाँ मुझे मेरा एक इन्वेस्टर चाहिए जो मुझे पैसे दे, उसके अगेंस्ट में मैं उसको रिटर्न देता रहूँ। तो मुराहबा भी नहीं हो सकता। बचा आपके पास मुदारबा। मुदारबा, मुदारबा के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक होता है रब्बुल माल जो कि प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल होता है, और एक होता है आपका मुदारिब जो कि मेहनत करेगा। रब्बुल माल का ही पैसा होगा, मुदारिब का पैसा नहीं होगा। लॉस की सूरत के अंदर मैंने बताया था कि मुदारबा का यानी कि जो रब्बुल माल होगा उसका पैसा जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, और मुदारिब का मेहनत जाएगी। प्रॉफिट रेशो प्री अग्रीड होगा। तो राइट इशू के अगेंस्ट के अंदर इस्लामिक बोर्ड ऑफ फाइनेंस मुदारबा हो सकता है, जिसके अंदर जिस तरीके से राइट इशू के अंदर इन्वेस्टर ही पैसा दे रहा है, तो मुदारबा के अंदर जो पैसा देगा वो रब्बुल माल होगा। रब्बुल माल हमारे केस के अंदर वो इन्वेस्टर है जो कि पैसे दे रहा है, और मुदारिब हमारे केस के अंदर वो एक कंपनी है। 10 कंपनी मुदारिब होगी जो कि डे टू डे ऑपरेशन में मेहनत कर रही होगी। तो ये याद रखिएगा कि राइट इशू के अगेंस्ट में मुदारबा कैन बी द बेटर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, एटलीस्ट क्लोज्ड है, जिसके अंदर जो 10 कंपनी होगी वो कौन होगी? मुदारिब, और जो हमारे पास इन्वेस्टर होगा वो कौन होगा?
रब्बुल माल। जब लॉस होगा तो इन्वेस्टर का खाली कैपिटल जाएगा, उसको ये नहीं कहा जाएगा भाई आप घर से भी पैसे लेकर आओ या जेब से भी पैसे मिलाओ। तो ये याद रखिएगा कि क्लोज हमारे पास मुदारबा है, जो कि टिन कंपनी के केस के अंदर हम इसको इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे इसके जो दूसरा जो ऑप्शन था डेट फाइनेंसिंग के अंदर, वो लोन स्टॉक ऑफर करना चाह रहा था। लोन स्टॉक के अंदर भी मुशारका नहीं आ सकता, क्योंकि लोन स्टॉक जो है वो एक जॉइंट वेंचर है, और जॉइंट वेंचर के अंदर प्रॉफिट की शेयरिंग होती है, जबकि लोन के अंदर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इट कैन नॉट बी मुशारका, इट कैन नॉट बी मुराहबा, उसके अंदर तो सेल्स ट्रांजेक्शन है, मैं कोई चीज़ बेच नहीं रहा। इट कैन नॉट बी मुदारबा इवन, क्योंकि मुदारबा के अंदर भी प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग होगी, लोन स्टॉक के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती। तो सर ऐसा क्या करें? तो इजारा कैन बी द ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो के लोन स्टॉक का बेहतरीन या क्लोज अल्टरनेटिव है इस्लामिक फाइनेंस में लेकर। इसमें होगा क्या? ये काइंड ऑफ अ लीज ट्रांजैक्शन होगी। इजारा इज अ लीज ट्रांजैक्शन। इसमें होगा ये कि जिस तरह कन्वेंशनल फाइनेंस के अंदर तो 20,000 लोन स्टॉक देकर मैंने 2 मिलियन डॉलर ले लिए और उसको 20,000 के लोन नोट्स दे दिए पार वैल्यू 100 के हिसाब से। इजारा के अंदर ये काम नहीं होगा। इजारा के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि लेसर और लेसी कौन होगा। तो यहाँ पे जो लेसर होगा ना और जो लेसी होगा, यहाँ पे जो लेसी होगी ना वो तो होगी टिन कंपनी, और जो लेसर होगा ना वो प्रोवाइडर ऑफ द फाइनेंस तो नहीं कहूँगा, प्रोवाइडर ऑफ द इक्विपमेंट। यानी कि $2 मिलियन आपको चाहिए ना बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, तो लेसोर बोलेगा कि भाई $2 मिलियन में आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको ये प्लांटेड इक्विपमेंट चाहिए, मैं प्लांटेड इक्विपमेंट खरीदूंगा आपको दूंगा। समझदारी बात, आपके हाथ में पैसे नहीं दूंगा, प्लांटेड इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हीकल जो भी चाहिए, ठीक है, जगह भी चाहिए, मैं खरीदूंगा और मैं आपको वो चीज़ दूंगा, यानी कि इन काइंड चीज़ दूंगा, कैश की फॉर्म में नहीं दूंगा। तो यहाँ पे लेसोर वो होगा जो कि आपको आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो दे रहा होगा। यहाँ पे लेसी कौन होगी? टिन कंपनी होगी। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे इंटरेस्ट का जिक्र नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे रेंटल पेमेंट्स दी जाएंगी। तो लेसोर जो होगा वो आपको प्रोवाइडर ऑफ फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, और उस प्लांट एंड मशीनरी को जब मैं दूंगा तो मुझे रेंटल्स मिलेंगे। लेसी जो है वो लेसोर को, यानी कि टिन कंपनी जो है वो लेसोर को रेंटल्स दे रही होगी, इंटरेस्ट नहीं दे रही होगी, रेंटल्स मिल रहा होगा इस्तेमाल करने का वो। इसके अंदर ये भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेसोर जो है, जो मेंटेनेंस होगी वो किसके हाथ में होगी? लेसी के हाथ में होगी, डे टू डे मेंटेनेंस। लेसोर के हाथ में मेजर मेंटेनेंस होगी। और ये भी इसके अंदर पॉसिबल है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये भी लिखा जा सकता है कि लेसी जो है वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म वो वाला एसेट जो है वो लेसोर जो है वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म वो वाला एसेट जो बज़ौर इस्तेमाल लेसी के पास है वो लेसी को ट्रांसफर कर सकता है एट अ वैल्यू, ट्रांसफर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि लेसोर जो है वो लेसी को एज एजेंट अपॉइंट कर ले कि वो भाई उसकी मेंटेनेंस देखे, मेजर भी माइनर भी, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो इजारा इज अ क्लोज इस्लामिक फाइनेंस एज कम्पेयर टू द लोन स्टॉक, जिसके अंदर मैं डायरेक्ट पैसे नहीं दूंगा बल्कि मैं चीज़ खरीद कर दूंगा। यहाँ पे लेसोर लेसी होगा, लेसी टाइनी कंपनी टिन कंपनी होगा, और जो लेसोर होगा वो प्रोवाइडर ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी होगा। दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होगा इजारा का, और रेंटल की एक्सचेंज होगी, और मेंटेनेंस के बारे में मैंने आपको बताया। तो क्लास दिस इज इट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। सवाल आसान था, लेकिन इस सवाल के अंदर चूँकि वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर चीज़ें आई और रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अजीब सी लगी होगी, तो इस वजह से थोड़ा आपको मुश्किल लगा होगा, अदरवाइज द क्वेश्चन सीम्स ईजी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।